आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने पूरा नोट्स प्रिपेयर किया है जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कैसे आपको लिखना है और कितना लिखना है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो है एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 के ऊपर फीचर्स जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले जो है मेक इन इंडिया, फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट का, तो सिंपली आप जाके देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस इकोनॉमिक्स का यहाँ पे आई बटन में मैं ऐड कर दूंगा, जिससे आपको काफ़ी इजी होगा जो है पढ़ने के लिए। कौन कौन से क्वेश्चन, कितना प्रिपरेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, राइट। तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का। अब देखिए, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में देखा जाए तो देर आर 3 पार्ट्स। पहला जो है डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट प्राइस है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस है, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस को इम्प्लीमेंटेशन के लिए है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, तीनों पार्ट में सब पॉइंट है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसके पहले जो है माइंड मैप क्या कर लीजिए, आप नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए, सो दैट जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। दूसरा, अगर आप ये माइंड मैप एक बार ड्रॉ कर लेते हो और थोड़ा सा जो है ध्यान से पढ़ लेते हो तो आपका 50% आंसर यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यही ड्रॉ कर लोगे और उसमें से 2-3 पॉइंट भी एक्सप्लेन करोगे तो भी आपका 50 to 60% आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी वापस कर लो, फिर उसके बाद जो है स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना रहेगा। तो इंट्रोडक्शन, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी इन इंडिया और एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, बट आपको लिखना कैसे है कि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी कब आया था, वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नीड हुआ, ठीक है, कि प्राइस पॉलिसी जो है ज़रूरत है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, कंट्री के अंदर प्राइस पॉलिसी का रिक्वायरमेंट है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेटअप किया कमेटी। अब ये कमेटी क्या होता है, कमेटी बेसिकली एक मेंबर, जैसे एक कुछ इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए जो है 5-10 जन का एक मेंबर बना दिया गया, जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं। रिसर्च करने के लिए जो है कमेटी बना दिया जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे 2020 में जब एजुकेशन पॉलिसी हमारा चेंज हुआ तो वो क्या एक दिन में डिसीजन लिया गया? नहीं, गवर्नमेंट ने पहले से ही एक कमेटी बना दिया था जिसमें 10-12 लोग रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, बहुत सालों से, और फिर उसके बाद इन्होंने 2020 में फाइनली डिसीजन लिया। तो वैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीप इन माइंड दैट द नीड फॉर प्राइस पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी का गवर्नमेंट को ऐसा नीड हुआ, एंड दिस सेटअप द कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर झा इन 1964 to 1965। तो ये कमेटी सेटअप किया गया, इसके जो चेयरमैनशिप थे वो प्रोफेसर झा थे, और इनको हम लोग झा कमेटी नाम से भी जान सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में कभी क्वेश्चन पूछ लिया। झा कमेटी रिकमेंडेड, इन्होंने क्या किया, रिकमेंड किया प्राइस फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज फॉर द ईयर 1964 to 1965। और इन्होंने क्या किया, ये कमेटी ने बहुत सारे कमोडिटीज के प्राइस जो है रिकमेंड किए। अब जो है द फर्दर कमेटी रिकमेंडेड सेटिंग अप द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, और फिर कमेटी ने सजेस्ट किया कि एक हम जो है एक कमीशन जो है सेटअप करना चाहिए प्राइस, एग्रीकल्चरल प्राइस के लिए। तो एक कमेटी सेटअप हुआ, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। और अभी के टाइम पे ये जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है वो CACP के नाम से जाना जाता है, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, अभी के टाइम पे करंटली, एंड कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू डिटरमाइन, ये जो CACP है ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, प्राइस, कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस एवरी ईयर्स। और ये प्राइस डिटरमाइन करता है बेसिकली 3 लेवल्स में, पहला जो है अप्रोप्रिएट प्राइस लेवल, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, और फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। सो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक करके। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा।
फर्स्ट जो है डिटर्मिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट प्राइस लेवल। अब जो एप्रोप्रिएट प्राइस लेवल है वो कौन डिटरमाइन करता है? CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP डिटरमाइनिंग दी एप्रोप्रिएट प्राइस लेवल। अब ये जो एप्रोप्रिएट प्राइस लेवल डिसाइड करते हैं अलग अलग कमोडिटीज का, तो डिटरमाइन करने से पहले, प्राइस को जो है अनाउंसमेंट करने से पहले दे कंसिडर द फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कि भाई प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा लग रहा है, जो इनपुट्स है वो कितना खर्चा लग, जैसे मान लीजिए एक फार्मर है तो सीड्स इनपुट हो गया, उसका फर्टिलाइजर्स इनपुट हो गया, ठीक है, बाकी कुछ मशीनरी यूज कर रहा है तो इनपुट कर रहा है, फिर उसको प्रोसेस होता है, फिर जाके प्रोड्यूस होता है, तो इनपुट का प्राइस कितना चेंज हो रहा है, मार्केट का प्राइजेस क्या चल रहा है, उसका प्रोडक्ट का जो कमोडिटीज है उसका डिमांड एंड सप्लाई कितना है, उसका रिस्क फैक्टर कितना है, प्रोडक्ट का जो जनरल प्राइस लेवल है वो कितना है, फिर इंडस्ट्रियल कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन, और पैरिटी बिटवीन द प्राइस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। जो डिफरेंट क्रॉप्स है उसके प्राइस का जो डिफरेंस है वो भी क्या करना, मेजर करना, ये फैक्टर्स को कंसिडर करना। अब इतने सारे अगर फैक्टर्स कंसिडर करता है CACP ये कमीशन, तो प्राइस क्या करेगा, एक अप्रोप्रिएट प्राइस डिसाइड कर सकता है, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर रहा है। तो जो प्राइस डिटरमाइन करेगा ना वो सही होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे प्राइस को क्या करता है, कंसिडर कर रहा है, जिससे क्या होगा कि एक जो फार्मर है वो एक्चुअल प्राइस रिसीव कर पाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पैरिटी के बारे में देखें तो पैरिटी जो इनपुट और आउटपुट के बारे में जो है स्टडी करता है, बताता है, वो ये भी बताता है कि एक्चुअल फार्मर कितना रिसीव किया, रिसीव बाय द प्राइस रिसीव बाय द फार्मर एंड पेड बाय द कंज्यूमर्स, पेड बाय द कंज्यूमर्स, एंड ट्रेंड द प्राइस लेवल ऑफ द पास्ट। मतलब पास्ट में कितने प्राइस चेंजेस हुए हैं करंट लेवल पे और पास्ट ईयर में, वो ट्रेंड्स भी क्या करना, चेक करना। जैसे मान लीजिए कि 2015 में जो टमाटो की प्राइस थी वो 8 रुपीज़ थी, फिर उसके बाद 2016 आया तो जिसमें ₹10 हो गई, फिर उसके बाद 2017 आया तो उसमें जो है प्राइस 15 रुपीज़ हो गई। तो ऐसा ट्रेंड्स मालूम करना, आज के वक्त में 2022 में इसका प्राइस जो है 80 रुपीज़ है, तो ये ट्रेंड्स मालूम करना, ठीक है, कि पास्ट में कितना प्राइस था। तो बेसिकली पैरिटी बिटवीन प्राइस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स में जो है वो प्राइस मालूम करता है कि कितना फार्मर कितना प्राइस रिसीव किया है और कंज्यूमर ने कितना पे किया है और पास्ट का क्या ट्रेंड है। तो ये जो है अप्रोप्रिएट प्राइस लेवल है। इससे क्या आपको पता चलता है कि प्राइस को डिटरमाइन करने से पहले सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना, सो दैट एक सही प्राइस को क्या किया जाए, डिटरमाइन किया जाए, जिससे फार्मर्स को बेनिफिट हो और कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट हो, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर जो है प्राइस का जो है एक स्टेबिलिटी रहे, अंडरस्टूड। उसके बाद जो है अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस है ये बेसिकली 3 टाइप का प्राइस है। गवर्नमेंट अनाउंस्ड 3 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। पहला जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्राइस है, फिर स्टेचुटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये 3 टाइप का प्राइस है जो गवर्नमेंट क्या करता है, अनाउंसमेंट करता है। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? MSP मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट गारंटी देता है किसको, प्रोड्यूसर्स को, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको जो है गारंटी देता है कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जैसे मान लीजिए अगर वो 20 रुपीज़ है तो ये 20 रुपीज़ से कम नहीं होगा, कम से कम 20 रुपीज़ होगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा, 19 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने गारंटी दिया है, गवर्नमेंट ने गारंटी दिया है कि 20 रुपये से कम नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, उसको ये चीज़ का एक एश्योरेंस मिल जाता है, गारंटी मिल जाता है कि कम से कम उसका जो प्रोडक्ट है इतने रुपए में तो बिकेगा, तो फार्मर का लॉस तो नहीं होगा ना, राइट। तो वो होता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस ईच ईयर, हर साल अनाउंसमेंट किया जाता है। कौन करता है? CACP करता है, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये प्राइस को डिटरमाइन करने से पहले ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, जिससे एक सही सपोर्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिटरमाइन किया जाए, ठीक है। और वो प्राइस पे मार्केट में जो है सभी प्रोडक्ट जो भी फार्मर सेल कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट जो खरीदा जा रहा है वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिससे फार्मर का लॉस कम हो। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट।
कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करता है। लॉन्ग टर्म गारंटी देता है, ठीक है। इनेबल द प्रोड्यूसर टू परस्यू हिज एफर्ट्स विद द एश्योरेंस, मतलब एक तरीके का गारंटी होता है जिससे प्रोड्यूसर को क्या जो है एक एश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। जिससे एक प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, लॉन्ग टर्म में प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा, ठीक है। दैट प्राइस ऑफ हिज प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसका प्राइस वुड नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो द लेवल ऑफ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो फिक्स प्राइस किया है उससे बिलो नहीं होगा, मतलब उससे कम फॉल नहीं होगा। जैसे 20 रुपये सेट किया है तो 19 नहीं होगा, वो रहेगा 20। 20 से मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो एक तरीके का गारंटी दिया जाता है प्रोड्यूसर से। तो अब वो फार्मर भी एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये क्या करता है, फ्लोर प्राइस गारंटी इनकम टू द फार्मर। ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या करता है, गारंटी देता है फार्मर्स को कि आपको एक पर्टिकुलर मिनिमम इनकम होगा। और ये जो एमएसपी है 24 मेजर्स क्रॉप क्या करता है, कवर करता है, ठीक है, 24 टाइप के। और एमएसपी का जो फॉर्मूला है C2 और C3 है। अब व्हाट इज C2, व्हाट इज C3? C2 मतलब क्या होता है, जितनी भी कॉस्ट हैं प्रोड्यूस करने के, ठीक है, उसमें लेबर कॉस्ट, उसमें इंटरेस्ट, उसमें रेंट पे किया, ठीक है, सभी जो एसेट है उसका जो ओन कैपिटल है वो सब का जितना भी यूज़ किया सब टोटल जो है उसका कॉस्ट जो आता है वो C2 हो जाता है। और C3 क्या होता है, ये जो C2 का जो टोटल कॉस्ट है उस कॉस्ट के ऊपर एक 10% मार्जिनल ऐड करना। मतलब जैसे मान लीजिए कि जो है एक मिनिमम अमाउंट ले तो 100 रुपये है, अब 100 का 10% और ऐड कर देना, ठीक है, मतलब 10 रुपीज़ और ऐड कर देना, तो टोटल कितना हो जाएगा एमएसपी 110 हो जाएगा। जिससे क्या होता है कि अगर प्राइस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट भी हो तो उसको एक एक मिनिमम सपोर्ट, मतलब उससे क्या होगी, एक फार्मर को एक प्रॉपर सही तरीके से जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो हो जाए, ठीक है। तो इसमें सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है जिससे बेसिकली सपोर्ट मिल सके, ठीक है, प्रोड्यूसर्स को, फार्मर्स को। फिर उसके बाद आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? स्टैट्यूटरी। अब ये जो स्टैट्यूटरी प्राइस होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस सेट किया जाता है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, और जो प्राइस सेट किया जाता है उससे कम प्राइस में अगर कोई खरीदता है तो उसको इलीगल माना जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जूट और शुगर केन का। अब मान लीजिए शुगर केन का प्राइस जो है 10 रुपये है। अगर किसी फैक्ट्री वाले ने, शुगर बनाने की फैक्ट्री वाले ने अगर उसको 9 रुपये में खरीद रहा है तो मतलब क्या है वो, इट इज़ इलीगल फॉर एनीबडी टू परचेज द कमोडिटी एट लेस देन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो गवर्नमेंट ने प्राइस सेट किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे अगर कम प्राइस में कोई बाय कर रहा है दैट मीन्स इलीगल है, वो बाय नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको स्टेचुटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटस दिया जाता है कि भाई उससे कम प्राइस में तुम बाय नहीं कर सकते, परचेस नहीं कम कर सकते, ठीक है, तो वो इलीगल माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट प्राइस? प्रोक्योरमेंट प्राइस दैट मीन्स गवर्नमेंट क्या करता है, फूड ग्रेन परचेस करता है मार्केट से, फार्मर से परचेस करता है, ठीक है। अब जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है वो प्राइस एट विच गवर्नमेंट procured the grains from the producer, usually the procurement price is lower than the open market। अब गवर्नमेंट जो एक पर्टिकुलर प्राइस पे फूड ग्रेन परचेस कर रहा है, बाय कर रहा है, ठीक है, फार्मर से या प्रोड्यूसर से, तो वो प्राइस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ₹20, प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है ये कितना है, 20 है, ठीक है। और गवर्नमेंट अब यहाँ पे बोला है कि जो मिनिमम सपोर्ट एमएसपी जो प्राइस है वो है ₹15, और मार्केट में रेट चल रहा है, मार्केट जो प्राइस है दैट इज ₹30। अब आप देखो खरीद कितने में रहा है, 20 रुपये, मतलब ये जो ओपन मार्केट के प्राइस से क्या है, कम है ये, लेकिन एमएसपी के प्राइस से क्या ज़्यादा है, वही लिखा है प्रोक्योरमेंट प्राइस एट विच गवर्नमेंट प्रोक्योर द ग्रेन्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, यूजुअली प्रोक्योरमेंट प्राइस इज लोअर देन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से लोअर प्राइस में होता है, ठीक है, बट हाइयर देन दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट से हाइयर है कि नहीं है, हाइयर, राइट। फिर उसके बाद आता है इशू प्राइस। व्हाट इज इशू प्राइस? इशू प्राइस बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता है, फूड ग्रेन सप्लाई करता है बिलो पॉवर्टी लाइन को राशन के शॉप पे कम प्राइस पे,
वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम होता है, ओपन मार्केट के प्राइस से भी कम होता है, और प्रोक्योरमेंट प्राइस से भी क्या होता है, कम होता है। तो आपको पता है कि राशन शॉप पे कितना कम प्राइस में गवर्नमेंट सप्लाई करता है, क्या करने के लिए, टू सपोर्ट द बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा इशू द प्राइस एट विच गवर्नमेंट सप्लाई द फूड ग्रेन एट राशन शॉप, दे आर लोअर देन द प्रोक्योरमेंट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस से भी कम होता है, टू प्रोटेक्ट द बिलो पॉवर्टी लाइन कंज्यूमर्स, जो पॉवर्टी लाइन के कंज्यूमर्स है, बिलो पॉवर्टी, जाहिर सी बात उनके पास उतना इनकम नहीं है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कम प्राइस में जो है फूड ग्रेन सप्लाई करता है। तो उसको एक कम प्राइस पे जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं इशू प्राइस, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एमएसपी एंड इशू प्राइस इज मेट बाय द गवर्नमेंट थ्रू दी सब्सिडीज। अभी सब्सिडीज मतलब गवर्नमेंट की तरफ से छूट दिया जाता है कम प्राइस में, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। अब ये जो प्राइस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सारा गेम है इसमें, तो ये चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट करना है अलग अलग प्रोडक्ट के, तो उसके लिए अलग अलग एजेंसीज है जो क्या करती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर अगर ज़रूरत है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, वो प्राइस क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको वॉच आउट करते हैं, ठीक है, केयरफुली, ताकि वो मार्केट में प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज फ्लक्चुएट ना हो। अगर ज़रूरत है तो उसमें इंटरफेरेंस करो, ठीक है। तो ये एजेंसी इसका काम है। पहला जो एजेंसी है दैट इज़ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ एफसीआई। ये क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्राइस के जो है प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं, ये लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। दे अंडरटेक द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर द मोस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। ये NAFED, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, अंडरटेक द पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो ये जो है NAFED बेसिकली ये पल्सेस और ऑयल सीड्स के जो है टाइप के जो कमोडिटीज़ है, ये इनका जो है एजेंसी बेसिकली प्राइस इंप्लीमेंट करते हैं। फिर कॉटन एंड जूट कॉरपोरेशन, तो बेसिकली कॉटन एंड जूट के लिए क्या करते हैं, प्राइस को अब मतलब इसको प्रोटेक्ट करते हैं, एक मिनिमम सब प्राइस सेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट को सपोर्ट मिले। फिर उसके बाद शुगर मिल आर रिक्वायर्ड टू पे द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो शुगर केन फैक्ट्री, शुगर मिल्स को पे करना है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने सेट किया है इन केस ऑफ शुगर केन। फिर उसके बाद टोबैको आ जाता है, तो टोबैको के लिए अलग से बोर्ड है, ठीक है। वो बोर्ड, टोबैको बोर्ड क्या करता है, वो प्राइस डिसाइड करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जैसे अलग अलग टाइप के बोर्ड भी एग्जिस्ट हैं, जैसे रबर है, कॉफ़ी है। कॉफ़ी का मैंने बैंगलोर में आई गेस बहुत बड़ा हेड ऑफिस है कॉफ़ी का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है टी, स्पाइसी, कोकोनट, ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स ऑयल्स, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग कॉर्पोरेशन जो क्या करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंटेशंस, बेसिकली प्राइस को, चीज़ को जो है चेंजेस करना, या जो प्राइस सेट किया है मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट ने प्राइस सेट किया है, ठीक है, उसके अंदर इंटरफेरेंस करना अगर ज़रूरत है, नेसेसरी है तो, ठीक है, और बेसिकली प्रोटेक्ट करना। अब ये नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर, फोरकास्टिंग बेसिकली फ्यूचर का फोरकास्ट करना। अब ये सेंटर्स कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1999 में, 1999 में, जनवरी 1999 में हुआ था, जिसका काम क्या था, कीप careful watch on the prices of primary goods including wage goods and other item common main consumptions। अब ये बेसिकली क्या करना कि वॉच आउट करना, ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट का क्या करना, इंटरफेरेंस करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑनियन का प्राइस अचानक से बढ़ गया, तो वहाँ पे ये इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का, राइट। फिर उसके बाद टमाटो का प्राइस अभी देख लो भाई, 80 रुपये चल रहा है, ₹80 चल रहा है, तो अब यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो मार्केट सेंटर लेवल पे, तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइस का अगर ज़रूरत है तो वो क्या करो, इंटरफेरेंस। तो जैसे अचानक से ऑयल का प्राइस बढ़ गया, या फिर जो है पल्सेस का दाल दाल का रेट जो है बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो उस केस में जो है यहाँ पे ये लोग वॉच, मतलब ये कॉर्पोरेशन क्या करता है, वॉच आउट करता है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस करता है, ठीक है, सो दैट उसको मैच स्टेबल कर सके बेसिकली, ठीक है। हाई पावर्ड प्राइस मॉनिटरिंग बोर्ड, बेसिकली एक बोर्ड है जो हाई पावर्ड प्राइस का जो है मॉनिटर करता है। तो ये सेटअप अगेन 1999 में सेटअप हुआ था। इसेंशियल कमोडिटीज प्राइस एंटिसिपेट नीड्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। बेसिकली ये बोर्ड क्या करता है, एंटिसिपेट करता है, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मार्केट में होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो मेंटेन कर सके प्राइस का। फिर उसके बाद आता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक बेसिकली एक्स्ट्रा जो हम लोग अलग से हम लोग रिजर्व रखते हैं, बेसिकली वो होता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक आर स्टॉक बिल्डअप बाय द गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज द प्राइस। गवर्नमेंट पहले से ही क्या करता है, एडवांस में बफर रखता है,
ताकि अगर मार्केट में शॉर्टफॉल होता है, ठीक है, शॉर्टेज होता है, तो वो क्या करेगा, बफर स्टॉक से सप्लाई कर देगा, क्योंकि मार्केट में अगर प्रॉपर सप्लाई रहेगा तो प्राइस स्टेबलाइज रहेगा, ठीक है। अगर शॉर्टेज हो गया तो जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ जाएगा। तो वो जब शॉर्टेज होता है तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करता है, अपने बफर स्टॉक से क्या करता है, सप्लाई करता है, जिससे क्या हो कि प्राइस वापस से स्टेबल हो जाए, जिसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएफडी, ये बिल्डअप द बफर स्टॉक एसेंशियल फूड ग्रेन्स के जो है ये लोग पहले से सेटअप करते हैं ताकि शॉर्टेज के टाइम पे वो सप्लाई कर सके। वेयर हाउस, अब देखो ये वेयर हाउस जो है गवर्नमेंट अलग से मेंटेन करता है, जिसमें फार्मर्स लोगों के जो फूड ग्रेन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फार्मर के पास उतना जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, ठीक है, तो वो केस में जो है बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे वो क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है जब तक कि उस चीज़ का डिमांड ना हो, बाद में सप्लाई कर सकता है बेसिकली, ठीक है। सो गवर्नमेंट मेड एन अरेंजमेंट टू सेटअप अ वेयर हाउस इंक्लूडिंग वेयर हाउस ऑफ FCI such a warehouse that helps the farmers to store the farm's product till they are demanded in the market। जब तक मार्केट में नहीं डिमांड है तब तक वो स्टोर करके रख सकता है बेसिकली, ठीक है। इन इवन गवर्नमेंट भी क्या करता है, बहुत सारा अपना प्रोडक्ट रिजर्व एज अ स्टोर करके रखता है वेयर हाउस में, सो दैट इमरजेंसी के टाइम पे क्या कर सके, उसको यूज कर सके। फिर उसके बाद रेगुलेटेड मार्केट। अब रेगुलेटेड मार्केट दैट मीन्स कंट्रोल बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है उसको। मोस्ट ऑफ द स्टेट हैव रेगुलेटेड मार्केट विच हेल्प्स टू स्टेबलाइज द प्राइस एंड रेगुलेटेड फिक्स द अप्रोप्रिएट प्राइस इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पे एक रेगुलेटेड मार्केट किया जाता है जिसके अंदर प्राइस फिक्स किया जाता है ताकि फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर सके, प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज एक स्टेबलाइज कर सके ताकि वो अप्स फ्लैक्चुएट ना हो। हर स्टेट में ऐसा है। फिर उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे नीड है, जैसे यहाँ क्रेडिट फाइनेंस टू द फार्मर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनेबल द फार्मर टू प्रोटेक्ट एंड सेल देम लेटेस्ट एट बेटर प्राइस, ठीक है, ताकि वो रख सके स्टोर करके बाद में जो है अच्छे प्राइस पर सेल कर सके। ये सारे प्रोग्राम्स जो है लाया गया जिस ताकि मार्केट में प्राइस का स्टेबिलिटी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्राइस पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, लेक्चर्स कैसे समझ में आया कि नहीं, कमेंट में एक जरूर बत फीडबैक देना। एंड अगर आपको नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।